नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 24 जुलाई 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो है। ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में बिहार स्पेशल के भी कुछ टॉपिक रहते हैं और आर्टिकल वगैरह डिस्कस मैं जो करता हूँ तो उसको पूरा देखा कीजिए। किस आर्टिकल से आपके एग्जामिनेशन में सवाल आएगा मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, इसलिए रोज़ पढ़ने की आदत डालिए, जिससे क्या हो कि आपका मेंस और पीटी दोनों साथ साथ में तैयार होता रहे। ओके, मुख्य रूप से जो मैं डिस्कस करता हूँ न्यूज़पेपर, ये मेंस के रिगार्डिंग ही होता है और न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ एमसीक्यू मैं रोज़ शाम को आपको शेयर कर देता हूँ। तो उस चैनल पर जाके आप, सर का एक चैनल है, उस पर जाके आप एमसीक्यू वगैरह देख सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, हेडलाइन तो मैं रोज़ दिखाता हूँ, यही है मणिपुर को लेकर हेडलाइन है। अभी मणिपुर में क्या क्या हो रहा है। इंटरनेट बंद है इसलिए बहुत कुछ सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी सामने आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना, बहुत ही ज़्यादा भयावह है। किसी और राज्य में, हिंदी प्रदेश के किसी राज्य में या दक्षिण भारत के किसी राज्य में, भारत के मुख्य भूमि के राज्य में अगर ऐसी घटनाएं हो रही होती तो अभी पूरा देश में हाई तौबा मचा होता, लेकिन हमें दरअसल में फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ चीज़ों का। तो वही मणिपुर को लेकर ही है। लेकिन आज मैं शुरुआत करूंगा एक आर्टिकल के डिस्कशन से, जो आपका आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया हुआ था। देख लेते हैं उस आर्टिकल को, और वहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ओके, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले नीति आयोग का भी रिपोर्ट आया है और आपका वर्ल्ड लेवल का भी कुछ रिपोर्ट आया, जिसमें ये बताया गया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ये भारत में बहुत ही ज़्यादा कम हुए हैं। पिछले 10 साल का आंकड़ा और पिछले 5 साल के आंकड़े अलग अलग जारी किए गए थे। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो कम हुआ है भारत में, कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण से ये जो हमारे देश में गरीबी कम हुई है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। और इसके पॉइंट्स को नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा और सोचने की खुद से भी कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिसके कारण से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कमी आई है भारत में। शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित था। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मैं डिस्कस करता हूं। हिंदी माध्यम बीपीएससी के लिए सबसे अच्छा न्यूज़पेपर डिस्कशन मैं ही करता हूं, ये मुझे भी पता है, इसलिए वीडियो देखा कीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए। 68वीं बीपीएससी के बाद जो पैटर्न बदला है उसके बाद आपको इसी तरह की वीडियो की ज़रूरत है। अभी आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप 69 बीपीएससी का मेंस देकर आएंगे तब आपको पता चलेगा। कोविड-19 नियंत्रण में होने और रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद के साथ अब भारत ने अपने भविष्य के विकास की रणनीति को, योजना की तैयारी में जुट जाना चाहिए। हमारा मुख्य लक्ष्य प्रति व्यक्ति औसत आय को अगले 25 वर्षों में लगभग 6 गुना बढ़ाना होगा। देखिए, भारत का जो प्रति व्यक्ति औसत आय है ना, वो बांग्लादेश से भी कम है, तो इसलिए हमें उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। वर्ष 2022-23 में लगभग में 2379 अमेरिकी डॉलर था। इसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और गरीबी कम होगा। इस क्रम में इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचान करना होगा, उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य बनाना होगा। ओके, भारत में गरीबी की वर्तमान स्थिति क्या है, फिर इस कौन कौन से उपाय हमने किए हैं और किस तरह से हमें काम करना चाहिए, इन सभी पर यह आर्टिकल बेस्ड है। शुरू से अंत तक देखिएगा। आर्टिकल पढ़े लिखे लोग लिखते हैं, ऐसे लोग लिखते हैं जो नीति निर्माण में शामिल होते हैं देश में। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की 14.96% आबादी बहुआयामी गरीबी में रह रही है। देखिए, नीति आयोग ने ये तो बोला कि बहुत सारे लोग निकल गए, लेकिन अभी भी हमारे देश में करीब में 15% आबादी जो है वो कहाँ पर रह रही है, तो ये रह रही है गरीबी रेखा में। मान लीजिए अपने देश की आबादी कितनी, तो 140 करोड़। ओके, यानी कि 140 करोड़ में से 21 करोड़ लोग, 21 करोड़ 15% के आसपास यही तो आंकड़ा होगा। 21 करोड़ लोग जो हैं वो अभी भी कहाँ पर रह रहे हैं, बहुआयामी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। पूरा यूरोप की आबादी अगर मिला देंगे तो 21 करोड़ के आसपास में होगा। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है गुरु, इसको कम करना पड़ेगा हमें। भारत के ग्रामीण क्षेत्र बहुआयामी गरीबी की स्थिति 19.28% है। लगभग में 20% अगर मान लें हम लोग, तो 140 का 10% कितना होता है भाई, तो 14, यानी कि 28 करोड़ लोग जो हैं वो ग्रामीण आबादी में, लगभग में ग्रामीण आबादी जितनी भी है उसके 19.28% बहुआयामी गरीबी रह रहे हैं। 140 करोड़ के हिसाब से निकालेंगे तो लगभग में 28 करोड़ के आसपास आनी चाहिए। ओके, शहरी क्षेत्र में गरीबी की दर 5.62% थी। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 10% भारतीय आबादी प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं। 2.5 अमेरिकी डॉलर मान लेंगे अगर आप लोग, तो 8.80 रुपये का मान लीजिए एक डॉलर है अभी, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया प्रतिदिन से कम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 6,000 रुपये पर मंथ से भी कम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जो निम्न मध्यम आय वाले देशों के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का निर्माण करती है। भारत बहुआयामी गरीबी के पीछे के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं?
देखिए अब बहुआयामी गरीबी क्यों है अपने देश में, उसके कारणों को देख लीजिए। और ये कारण अच्छे कारण दिए हुए हैं, इनको नोट डाउन करके पॉइंट वाइज रख लीजिएगा कम से कम। समावेशी आर्थिक विकास का अभाव। समावेशी का मतलब क्या होता है? सभी को साथ लेकर चलने का अभी भी अपने देश में कमी है। सभी समावेशी का मतलब ही यही होता है कि देश में सभी का विकास समान रूप से होना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी, किसी दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाला ग्रामीण व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो भारत देश में रह रहा है, सभी का समान विकास। और समानता की कमी जहाँ पर होती है और समानता नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है? समावेशी विकास होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, इंक्लूसिव। तो ये हमें करना पड़ेगा, इसकी कमी है अपने देश में, यानी कि असमानता बहुत ज़्यादा है। ऑक्सफैम का रिपोर्ट भी ये चीज़ पुष्टि करता है कि भाई भारत में असमानता बहुत ही ज़्यादा है। भारत ने हाल के दशक में प्रभावशाली आर्थिक विकास हासिल किया है, लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के बीच इसे समान रूप से वितरित नहीं किया जा सका है। गिनी गुणांक का आपने नाम सुना होगा, गिनी गुणांक का लॉरेंज वक्र का नाम सुना होगा। अगर वक्र बीचों बीच रहेगा तो 100% समानता होगा, 0 रहेगा तो 100% समानता, 1 रहेगा तो क्या है? असमानता बहुत ही ज़्यादा है। गिनी गुणांक क्या है? लॉरेंज वक्र में गिनी गुणांक जो है वो क्या करता है? तो आपका ये असमानता हासिल करने की कोशिश करता है, जिसमें हम एरिया निकालते हैं, इससे हम असमानता पर प्राप्त करते हैं। तो गिनी गुणांक क्या है? लॉरेंज वक्र सिर्फ असमानता दिखाता है, जबकि गिनी गुणांक असमानता की गणना भी करता है। तो गिनी गुणांक के मान अगर 0 है तो यानी कि पूर्ण रूपेण आपके देश में समानता है, कोई अमीर गरीब नहीं, सब लोग समान हैं। और अगर 1 है तो यानी कि आपके देश में बहुत ही ज़्यादा असमानता है। 0 से 1 के बीच में वैल्यू होता है इसका, जो आय असमानता की माप करता है। 1983 में 0.32% से बढ़कर वर्ष 2019 में 0.36 हो गया है। ओके, इसके अलावा भारत की वृद्धि काफ़ी हद तक सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित रही है, जो कार्यबल के केवल एक छोटे से हिस्से को ही रोजगार प्रदान करती है। बहुसंख्यक आबादी अभी भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, जिसकी उत्पादकता और आय निम्न है। अगला कारण क्या दिया हुआ भाई? अगला तो पहला तो था समावेशी विकास नहीं अपने देश में, दूसरा क्या है? कृषि क्षेत्र का कमजोर प्रदर्शन और गरीबी। देखिए भारत में कृषि में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें उपज बहुत कम होता है वो जितने लोग काम करते हैं। कृषि का जीडीपी में भी परसेंटेज कम है। देखिए उपज अच्छा होता है, लेकिन उसमें इतने लोग काम करते हैं कि बटकर उपज कुछ भी नहीं बच पाता है। इसी को कहा जाता है कि भाई कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी बैठी हुई है। कृषि भारतीय आबादी का लगभग 50% लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है, लेकिन यह सकल घरेलू उत्पाद में केवल 17% का योगदान देती है। कृषि क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे खंडित एवं उपविभाजित भूमि, जो छोटे छोटे खेत हैं, सीमांत कृषक जिसको कहा जाता है। पूंजी की कमी है, पूंजी नहीं है। प्रौद्योगिकी नहीं है, मतलब नई तकनीक नहीं। अशिक्षा, खेती की पारंपरिक तरीकों का उपयोग, भंडारण के दौरान बर्बादी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा के कारण हमारा एग्रीकल्चर प्रभावित हो रहा है। इस कारण से भी भारत में गरीबी है। तीसरा, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन न होना। भू सुधार जो लागू किया गया था 1951 में, ये पूरे देश में एक जैसे लागू ही नहीं हो पाए। किसी के पास बहुत ज़्यादा भूमि है, किसी के पास बहुत कम भूमि है। भूमि ग्रामीण निर्धन के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति होती है, लेकिन भारत में इसका वितरण अत्यधिक असमान है। 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 5% ग्रामीण परिवारों के पास 32% भूमि थी, जबकि 56% ग्रामीण परिवारों के पास केवल 10% भूमि थी। भूमि सुधार जैसे अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, पट्टेदारी, किराएदारी में सुधार, भूमि जोत की सीमा, सीलिंग, महिलाओं एवं हाशिए पर स्थित समूहों के लिए भूमि अधिकार, इन सभी चीज़ों को सभी राज्यों में समान रूप से लागू नहीं किया गया है। ये भी एक बड़ा कारण है कि अपने देश में बहुआयामी गरीबी अभी भी एग्जिस्ट करती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि को अब देखते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण भी अपने देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा है। क्या है भाई? समय के साथ भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 45 वर्षों के दौरान इसमें प्रति वर्ष 2.2% की दर से वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि हर साल देश की आबादी में औसतन लगभग 17 मिलियन अतिरिक्त लोग जुड़े हैं। इससे उपभोग वस्तुओं की मांग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक आबादी भी है, जिसके कारण से अपने यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी और अल्प रोजगार की भी स्थिति है। जिनके पास रोजगार है उनके पास पूरी संपूर्ण रूप में रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को 10,000 12,000 की नौकरी मिलती है और रोजगार है भी नहीं मुख्य रूप से। और जो अनस्किल्ड लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए तो रोजगार ना के बराबर में है। संगठित क्षेत्रों में रोजगार और अवसरों की धीमी वृद्धि। जो संगठित क्षेत्र हैं जहां पर उनको सामाजिक सुरक्षा भी दिया जाता है, जैसे पेंशन को बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा, हेल्थ बीमा, इन सभी को क्या कहते हैं? सामाजिक सुरक्षा। जैसे कंपनी में जो लोग काम करते हैं, सुना होगा सॉफ्टवेयर कंपनी, उसको संगठित क्षेत्र कहा जाता है। और एक टेंट हाउस का बिजनेस है तो उसको क्या कहा जाएगा? असंगठित क्षेत्र कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? डेली बेसिस पर काम होता है। काम है तो सभी को पैसा मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं पर आप मासिक वेतन के आधार पर काम करते तो वहाँ तो बंधा हुआ होता है। तो संगठित क्षेत्र में अपने देश में रोजगार की काफ़ी ज़्यादा कमी है, और जो है भी वो भी स्किल्ड लोगों के लिए ही है, सभी के लिए नहीं है।
बुनियादी सेवाओं तक पहुंच का भी अभाव है। बुनियादी सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, जल, स्वच्छता, बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं तक अभी भी लोग नहीं पहुंच पा रहे। इसके कारण से भी अपने देश में मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी है। और राष्ट्रीय परिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अनुमानित रूप से 6 से 17 आयु वर्ग के 16.2 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आने वाले समय में उनके भविष्य निर्माण में हमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आएगी और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 के अनुसार 10,926 लोगों पर केवल एक सरकारी चिकित्सक और 1,844 लोगों पर सरकारी अस्पताल है केवल एक ही बिस्तर उपलब्ध है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया है कि भाई WHO का जो मानदंड है कि अस्पताल कितने होने चाहिए, डॉक्टर कितने होने चाहिए, कितना बेड होना चाहिए कम से कम आबादी पर, उसके अनुरूप हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल बेड भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के कुछ कारण बताए गए हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि UN का ये रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है। और सबसे पहले तो PT में आपसे UN के रिपोर्ट के बारे में ही पूछ लिया जाएगा और मेंस में इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे लिखने को भी बोला जा सकता है कि भाई ये लिख कर बताओ कि क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में, यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है इसलिए इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा, PT के हिसाब से भी एक रिपोर्ट महिला सशक्तिकरण लैंगिक समानता की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। क्या है भाई, UN वुमेन ये क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक शाखा है जो काम करती है महिलाओं के लिए, ये तो ध्यान रहेगा। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, ये भी सुना लग रहा होगा कि भाई किसी चिड़िया का नाम है, सुना है हमने, है ना। अगला क्या है, द्वारा संयुक्त रूप से किए गए व्यापक विश्लेषण में इन दोनों लोगों ने मिलकर व्यापक विश्लेषण किया। विश्लेषण करके निकलता क्या है भाई, विश्लेषण महिला सशक्तिकरण सूचकांक, वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन वुमेन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये जारी किया जाता है आपका UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर जाना रहेगा कि भाई ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया था। आप क्या बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा, एक से ज़्यादा आंसर होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन वुमेन भी होगा और UNDP भी होगा। तो सही ध्यानपूर्वक रखिएगा इसको। आपको अगर ई ऑप्शन वैसे तो नहीं देना चाहिए, अगर दे देता है तो भी इसको ध्यान रखना है आपको। और वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स के आधार पर 114 देशों का मूल्यांकन किया है। यूनाइटेड नेशन और UN वुमेन ने वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स और आपका वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स, इन दोनों को तैयार किया है। ये इतना तो क्लियर हो गया। PT के लिए तब आप गलत नहीं करेंगे इसमें, PT तो अपना चला हो गया। अब क्या है, अब इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला होगा। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है भाई, विश्व स्तर पर केवल 1% महिलाएं उच्च महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता वाले देशों में रहती हैं। अब आप इसका उपयोग कहाँ करेंगे, जब भी आप कोई निबंध लिखेंगे महिला सशक्तिकरण या इनसे जुड़े हुए कोई भी अगर आपको दिख जाए उसमें डाल दीजिए इसको घुमा फिरा कर। या कोई GS2 में कोई सवाल दिख गया, GS1 में कोई सवाल दिख गया, या इन जनरल कहीं आपको बोलना ही हो, किसी भी चीज़ में इसको उपयोग कर सकते हैं आप। नेतृत्व भूमिका और निर्णय प्रक्रिया मुख्य रूप से पुरुष प्रधान बनी हुई है, जिससे महिलाओं के लिए अवसर सीमित हो गए हैं। देखिए, पुरुषवादी समाज के कारण महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी है ना, वो भी सीमित हो गया। इसका रिपोर्ट का पुष्टि क्या करता है, तो कुछ दिन पहले TCS ने शायद दिया था, TCS का था या कहीं और का था, जिसमें बोला गया कि जब से वर्क फ्रॉम होम इसको समाप्त किया गया है और तब से क्या हो रहा है, बहुत सारी महिलाओं ने काम छोड़ना शुरू कर दिया है कंपनियों में। जिन लोग लॉकडाउन वगैरह में काम करती थी वर्क फ्रॉम होम के कारण से, उन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम के समाप्त होते ही बहुत सारे महिलाओं ने काम करना छोड़ दिया है। तो ये तो सच है भाई, रिपोर्ट भी पुष्टि कर रही है उसकी। WEI के अनुसार महिलाएं औसतन अपनी पूरी क्षमता का, वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स के अनुसार से पूरी क्षमता केवल 60% ही प्राप्त कर पाती हैं। उसके बाद से क्या लिखा है, GGPI ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स के अनुसार मानव विकास के प्रमुख आयामों में महिलाओं पुरुषों की तुलना में 28% पीछे हैं। विश्लेषण किए 114 देशों में से किसी ने भी पूर्ण महिला सशक्तिकरण लैंगिक समानता प्राप्त नहीं की है। पूर्ण महिला सशक्तिकरण लैंगिक समानता को अभी तक प्राप्त नहीं की है। विश्व स्तर पर 90% से अधिक महिलाएं उन देशों में रहती हैं जो लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने में खराब या औसत दर्जे का प्रदर्शन करती हैं। अत्यधिक विकसित देशों में भी लैंगिक समानता की चुनौती बरकरार है। विश्लेषण किए गए 114 देशों में से 85 से अधिक, जिनमें आधे से अधिक उच्च या उच्चतर मानव विकास श्रेणी में शामिल है, जिनका HDI, ऐसे देश जिनका HDI बहुत ही अच्छा है, जैसे जो नॉर्डिक कंट्रीज हो गए या यूरोप के कंट्री हो गए, उन सब का HDI तो बहुत ही अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
वहाँ पर भी क्या है, वो भी इस रिपोर्ट में शामिल है। कम या मध्यम महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता दर्शाते हैं ऐसे देश भी जिनका एसडीआई बहुत ही अच्छा है। अर्थात केवल आर्थिक प्रगति लैंगिक समानता सुनिश्चित नहीं करती। ये एक रिपोर्ट क्या कह रहा है, और आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा, मान लीजिए ऐसे में क्या पूछ लिया कि केवल आर्थिक प्रगति ही लैंगिक समानता सुनिश्चित करती है, निबंध लिखिए इस पर। अब यही निबंध का टॉपिक हो गया, केवल आर्थिक प्रगति ही महिला सशक्तिकरण या लैंगिक समानता को सुनिश्चित करती है, निबंध लिखिए इस पर। इसमें तो सबसे पहले अपना इतिहास ही है भाई। याद कीजिए ऋग्वैदिक पीरियड को, जब 100% लैंगिक समानता होता था अपने देश में, अपने भारत देश में, तब तो आर्थिक हम समृद्ध नहीं थे, लेकिन क्या थे, नैतिक रूप से काफ़ी समृद्ध थे। और हमारा समाज जो था वो बटा नहीं था, पुरुष महिला के नाम पर, जाति के नाम पर ये बटा नहीं था। तो उस समय 100% था। एक एग्जाम्पल तो अपने देश में ही मिल गया। तो इस पर आप लिखिए, इसको आपको ठुकराना है कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि केवल आर्थिक प्रगति लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को पुष्टि करता है। इसमें आप इस रिपोर्ट का रेफरेंस दीजिए और इस पर निबंध लिखने की कोशिश कीजिए ज़रा। अगला क्या है, मध्यम मानव विकास के बावजूद भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता कम है, जो लैंगिक अंतर को समाप्त करने, महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर प्रभाव डालता है। अपने देश में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित है अभी भी। स्थिति सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। केवल लैंगिक समानता ही महिला सशक्तिकरण गारंटी नहीं देता। रिपोर्ट से पता चलता है कि लैंगिक अंतराल वाले किसी भी देश ने उच्च महिला सशक्तिकरण की स्थिति प्राप्त नहीं की है। इसके अतिरिक्त लगभग 8% महिलाएं कम सशक्तिकरण लेकिन उच्च लैंगिक समानता वाले देशों में रहती हैं। UN वुमेन के बारे में, अब ये जो संस्था है इसके बारे में समझ लीजिए। UN वुमेन की अध्यक्षता भारत ने भी की है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पिछले साल ही शायद इसकी अध्यक्षता ली थी भारत ने। विश्व भर में महिलाओं और लड़कियों की जरूरत, उनके अधिकारों को पूरा करें, प्रगति में तीव्रता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2010 में UN वुमेन की स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन वुमेन की स्थापना कब की गई, 2010 में किया गया, 2010 में किया गया, ये रटा होना चाहिए। UN वुमेन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का समर्थन करती है क्योंकि यह लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करती है। साथ ही महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुँचाने वाले कानून, नीति, कार्यक्रम, सेवाओं के डिजाइन के साथ ही उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करती है। UN वुमेन 4 राजनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी प्रायोरिटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, महिलाओं का नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना और शांति, सुरक्षा, मानवीय कार्रवाई वगैरह सब करना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, इस रिपोर्ट को, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो आपका राष्ट्रपति जी से संबंधित है, इसलिए वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या है भाई, देखिए भारत के राष्ट्रपति जी ने, मैंने बताया था कि बिहार के जिलों को सम्मान मिला था, लेकिन वो तो बिहार स्पेशल का था, वो तो आप बिहार स्पेशल में उससे जोड़ सकते हैं। लेकिन आखिर क्या है भूमि सम्मान 2023, आखिरकार है क्या, जिसकी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। वो भूमि सम्मान 2023 आखिर है क्या, तो यहाँ से सवाल आपसे पूछ सकता है अगर GS2 में, तो वहाँ पर आप इसको लिखेंगे। फिर इसमें रेफरेंस आप किसका देंगे कि बिहार के जो 4 जिले हैं, 5 जिले, उनको अवार्ड दिया गया है भूमि सम्मान के लिए। अब वो 5 जिले जो मैंने पिछले लेक्चर बताए थे, अगर आपको याद है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे, है ना। क्या है भाई, भारत के राष्ट्रपति जी जो हैं, भारत के राष्ट्रपति जी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया है। भूमि सम्मान डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों और जिलों की उपलब्धियों को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रतिष्ठित पुरस्कार योजना है। ओके, यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन राज्य सचिव, जिला कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ प्रदान किया जाता है जिन्होंने DIL RMP के मुख्य घटकों को परिपूर्णित में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। DIL RMP क्या है भाई, तो यही है डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है, इसके तहत जिन राज्यों और जिलों ने अच्छा काम किया है उन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। अब देखिए क्या है, इसमें कौन कौन से पैमाने हैं जिसके आधार पर नापा जाता है, इन पैमानों को नोट कर लीजिएगा। भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि भाई भूमि का जो अभिलेख है, जो आपने देखा होगा कि कागज़ रहता है हर का संपत्ति का, इसका डिजिटलीकरण करना। इससे क्या होगा, विवाद ही समाप्त हो जाएगा। ज़मीन किसी का, पैसा देके गलत कागज़ बनवा लेता था कोई, और उसके चक्कर विवाद होता था, केस चलता रहता, 10-10, 20-20, 33 साल तक केस चलते रहते हैं। इन सभी की समाप्ति हो जाएगी एक प्रयास के कारण। भूमि संपत्ति मानचित्रों का डिजिटलीकरण, ठीक है, मानचित्र का भी डिजिटलीकरण हो जाएगा। आपने देखा होगा भूमि का मानचित्र कैसे बनता है, कोई रकबा होता है, उसके लिखा जाता है, फिर सीमा उसकी लिखे थे भाई, पूर्व में मान लीजिए मिस्टर A रह रहे हैं, उत्तर में मिस्टर B रह रहे हैं, पश्चिम में मिस्टर C रह रहे हैं, दक्षिण में मिस्टर D रह रहे हैं। ऐसे ही करके भूमि का मैप बनाया जाता है, मैपिंग की जाती है। और बिहार सरकार क्या कोशिश करी, भूमि की जियो टैगिंग भी की जाए, उनका लोकेशन भी पिन पॉइंट पर होना चाहिए कि कहाँ पर यह भूमि है। ओके,
अगला क्या है, पाठ्य चर्चा और स्थानिक डेटा का एकीकरण, आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सर्वेक्षण और पुनः सर्वेक्षण, पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण, पंजीकरण और भूमि अभिलेखों के बीच अंतर संचालनीयता भी होना चाहिए। नोट क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2016 से केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में संशोधित और परिवर्तित किया गया था। भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण से क्या लाभ होता है, पारदर्शी व जवाबदेहिता होगी इससे, और आपदा प्रबंधन में भी इसमें मदद मिल सकता है। जैसे दस्तावेज वगैरह का जो नुकसान हो जाता है और पता चला चोरी हो गया या जल गया, तो वैसी स्थिति में भी इसमें मदद मिल सकता है। भूमि पार्सल पहचान संख्या, आधार कार्ड के समान डिजिटल इंडिया भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रदान की गई विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या कुशल भूमि उपयोग की अनुमति देता है और नई कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन को भी सक्षम बनाता है। जैसे आधार नंबर आपका पहचान होता है ना, वैसे ही भूमि पार्सल पहचान संख्या किसका पहचान होता है, तो ये आपके लैंड का, आपका जो जमीन है उसका पहचान नंबर होता है। ओके, अगला क्या है भाई, तो भूमि विवादों का समाधान, स्वतंत्र और सुविधाजनक तरीके से भूमि संबंधी जानकारी तक पहुंच स्वामित्व और भूमि उपयोग विवाद को हल करने में सहायता करती है, जिससे प्रशासन और न्यायपालिका पर बोझ कम होता है। भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से संबंधित चुनौतियां कौन कौन सी हैं, खंडित भूमि रिकॉर्ड है भारत में बहुत सारे, पता ही नहीं है किसका भूमि है किसका नहीं, कोई किसी का भी हड़प लेता है, लाठी लेके गए जमीन हड़प लिया, कागज़ भी हड़प लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत सारी समस्या है। इसके अलावा तकनीकी अवसंरचना कनेक्टिविटी संबंधी समस्याएं हैं, डेटा सुरक्षा गोपनीयता संबंधी सुरक्षाएं हैं। मुझे मुख्य रूप से क्या बताना था आपको कि भूमि सम्मान जो 2023 दिया गया उसका पैमाना क्या है और किस आधार पर दिया है, तो इसके क्या लाभ हैं। भूमि पार्सल पहचान संख्या को भी ध्यान में रखिएगा, जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे ही भूमि का पार्सल पहचान संख्या होता है। तो ये सब आपको पता होगा। और आगे टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, न्यूज़पेपर में देखते हैं। न्यूज़पेपर में अगला टॉपिक जो है ये आपका पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है। पीटी फैक्ट में क्या है भाई, सात्विक और चिराग ने जीता वर्ष का चौथा खिताब। देखिए बैडमिंटन के नए स्टार हैं भारत के सात्विक साईराज और रेंकी रेड्डी ने चिराग शेट्टी के स्टार जोड़ी ने अपना स्वप्निल प्रदर्शन जारी रखते हुए रविवार को यहां इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दितांतों को शीर्ष वरीय जोड़ी पर फाइनल में 3 गेम की जीत से कोरिया ओपन पुरुष डबल्स खिताब को जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और रियान आर्दियानतो की जोड़ी को हराकर कोरिया ओपन को जीता है। सात्विक और चिराग ने, ये दोनों हैं, डबल मेंस था, डबल मतलब 2 खिलाड़ी मिलकर जो खेलते हैं उसको कहा जाता है। चौथे फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दिखाया था वर्ष का चौथा फाइनल खेल रही। दुनिया के तीसरे नंबर की भारतीय जोड़ी ने 2 बार के विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता अल्फियान और आर्दियानतो की जोड़ी को सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के रोमांचक मैच में हरा दिया, और हराया भी कम से नहीं है, 17-21, 21-13 और 21-14 से हराया। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतराल से, वो भी इतने लीजेंड खिलाड़ियों को हराया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इन दोनों खिलाड़ियों को ध्यान रखिएगा, ये दोनों खिलाड़ी सात्विक और चिराग को ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया में हराया है और कोरिया ओपन को जीत लिया इन लोगों ने। ओके, सॉरी, इंडोनेशिया के खिलाड़ी थे, इनको कोरिया में हराया है, कोरिया ओपन जीत लिया है। सुमित नागल टॉम्पोर ओपन के चैंपियन बने। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने यहाँ चेक गणराज्य के डेलिबोर सिवरसीना को सीधे सेटों में हराकर टोपेर ओपन का खिताब जीता है इन्होंने। ओके, तो टाम्पेरे ओपन का खिताब जीता है इन्होंने, सुमित नागल नाम है इनका। और ये न्यूज़ मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि आपका पीटी नज़दीक है और यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला कौन सा है, पीटी का ही है। आंध्र प्रदेश में लगी भगवान श्री राम की 108 फीट प्रतिमा। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में, कुरनूल का नाम आपने सुना होगा, कुरनूल इतिहास वगैरह में भी आता है कुरनूल का नाम। कुरनूल में 500 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार की जाएगी श्री राम भगवान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। 108 फीट ऊंची मतलब बहुत ऊंची होगी, इसको ध्यान रखेंगे। कहाँ पर तैयार की जा रही, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। ओपेनहाइमर तो देखने में जा ही नहीं पाया हूँ, इस फिल्म को लेकर कुछ विवाद भी हो रहा है। खैर ये मूवी बहुत अच्छी है, सुना है मैंने, जाऊँगा देखने। अगला जो है आपका ये पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है कि रैनसमवेयर अकीरा के हमले को लेकर CERT और AIN, CERT क्या है भाई, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है। IN मतलब इंडिया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम IN ने चेताया है किस वायरस को लेकर, वायरस का नाम है क्या, अकीरा। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा शब्द किससे जुड़ा हुआ है, तो ये कंप्यूटर का रैंसम वायर है, वायरस है। रैंसम वायर क्या होता है, आपके कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस को हैक कर लिया जाएगा, उसको इनक्रिप्ट करके लॉक कर दिया जाएगा, सारा डेटा पर कब्जा कर लिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि पेमेंट करो, लाख रुपए का, 2 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, तब जाके हम आपके डेटा को आपको एक्सेस करने देंगे, नहीं तो आपका डेटा ब्लॉक रहेगा, बंद रहेगा और कुछ देर बाद फॉर्मेट भी मार देंगे, सारा डेटा आपका लॉस हो जाए। डेटा क्या होता है, आपके फोटो वीडियो जो भी आपके फाइल वगैरह कंप्यूटर सेव है उसी को डेटा कहा जाता है। ओके,
साइबर सुरक्षा एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस अकीरा के हमले को लेकर इंटरनेट यूजर्स को आगाह किया। अकीरा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी चुराता है, डेटा को एन्क्रिप्ट कर लोगों से पैसे उगाही करता है। व्यक्तिगत जानकारी मतलब आपके कुछ पर्सनल फोटोज हो सकते हैं, आपका बैंक का डिटेल हो सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या कंपनी से रिलेटेड हो सकता है। इन सभी पर वो चुरा लेता है और फिर उनको इनक्रिप्ट कर देता है। फिर बोलता है पैसा निकालो, नहीं तो हम इनको बांट देंगे और डार्क नेट पर बांट देंगे, बेच देंगे, कुछ भी कर देंगे। कंप्यूटर मॉलवेयर विंडोज़ लाइनेक्स आधारित सिस्टम को निशाना बनाया जाए। विंडोज़ जो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज़ करते हैं MS, उसको निशाना बनाया जाए। और लाइनेक्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग जब कंप्यूटर के लिए थे तो उसमें काली नाइलेक्स वगैरह यूज़ करते थे आपको इथिकल हैकिंग वगैरह सब के लिए। CRT इन ने इंटरनेट यूजर्स को ऑनलाइन वायरस हमलों से सुरक्षित करने के लिए बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग करने, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को नियमित रूप से अपडेट करने की भी सलाह दी है। किसने दी है? तो ये बोला है आपका CRT इन ने बोला है। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे आप, अकीरा वायरस को ध्यान में रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, अगला जो टॉपिक है ये आज आपको मैं डिस्कस करके बताता हूँ। विवेक देवराय जी ने लिखा है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं, विवेक देवराय जैसे लोग होते हैं जो अगर कुछ लिखते हैं तो बहुत ही गंभीरता से उन चीज़ों को लेना चाहिए, वहाँ पर पढ़ लेना चाहिए उसको जो भी लिखते हैं। ओके, ये क्या लिखा है इन्होंने तो आपको पता ही होगा। 2 से 3 दिन से मैं बता रहा था आपको कि रानिल विक्रमसिंघे जी जो हैं ये श्रीलंका के राष्ट्रपति के भीष्म पितामह हैं, मतलब कि बहुत ही अनुभवशील और अच्छे राजनेता माने जाते हैं श्रीलंका के। श्रीलंका के सबसे संकट की घड़ी में वहाँ के लोगों ने किसको चुना? इन्हीं को चुना है। तो आप इसी समझ सकते कितना ज़्यादा विश्वास करते लोग इनमें। तो ये आए हुए हैं, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और ये भारत आए हैं। तो भारत आए हैं तो इनके साथ हमारे संबंध को इन्होंने फिर से बोला है कि हम जो चीन की तरफ जा रहे थे, अब हम कोशिश करेंगे भारत के साथ कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, स्थल मार्ग के थ्रू हम कनेक्टेड हो जाएं। मतलब कि अब जैसे जल मार्ग के थ्रू हम लोग कनेक्टेड हैं, वायु मार्ग के लिए हम लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन अब हम भारत क्या प्लान कर रहा है, भारत और श्रीलंका, कि हम भाई जो राम सेतु बना था तो राम सेतु के तर्ज पर हम लोग कोई सेतु का निर्माण करें और भारत और श्रीलंका को जोड़ा जाए अपने बाई रोड। तो इन चीज़ों को लेकर भी बातचीत हुई है, सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई है, इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बातचीत हुई है, आयात निर्यात को लेकर भी बातचीत हुई है, इकोनॉमी को लेकर, सब चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है पड़ोसी देशों के लिए। देखिए इंट्रो कैसे लिखा जाता है वो सीखा कीजिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने से। एक बच्चे ने मुझे कल पूछा था कि ये बताइए कि निबंध की तैयारी कैसे करें, किस किताब से करें। कोई किताब आपको निबंध लिखना नहीं सिखा सकता है। निबंध लिखना आपको सिखा सकता है इसी तरह का लेक्चर जो मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन लाता हूँ। इसी तरह में क्या होता है, इसमें मैं आपको मजबूर करता हूँ कि सोचिए ज़रा क्या होगा पॉइंट्स, तो वैसे में ही आपके पॉइंट्स निकल कर आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव जो है वो ब्रॉड होने लग जाएगा। तो निबंध लिखने के लिए किसी किताब को पढ़ सकते हैं, दृष्टि वगैरह की किताब आती पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो पहला होता है कि भाई आप लिखने की कितना कोशिश करें। दूसरा होता है न्यूज़पेपर का आर्टिकल को खुद से पढ़ना और उसको खुद के शब्दों में लिखने की कोशिश करना। इसी से आपका निबंध लेखन आएगा। और निबंध लेखन आपको पढ़ा नहीं सकता, सिखा नहीं सकता। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ निबंध के लिए, पढ़ा नहीं सकता। इंट्रो देखिए कैसे लिखा जाता है। आप पड़ोसी देशों के लिए भारत ने सदैव ही एक भरोसेमंद सहयोगी राष्ट्र के रूप में उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस मोर्चे पर दूसरे देशों के प्रति परस्पर सम्मान, उनका संवेदनाओं की समझ और सहयोग का भावना भारत की प्रमुख चारित्रिक विशेषता रही है। हमारे चरित्र में ही रहा है कि कोई भी पड़ोसी अगर अच्छा है तो हम उसके साथ और भी अच्छा होने की कोशिश करते हैं। ये किसने बोला है? इन्होंने शुरुआत में लिखा है। क्या लिखा है अगला इन्होंने कि SM विदेश मंत्री S जयशंकर का यह कहना यथार्थ है कि भारत के लिए एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका विदेश नीति के किसी अवयव से कहीं बढ़कर एक ऐसा सिद्धांत है जो विश्व में भारत की छवि एवं कद को परिभाषित करने में सहायक होता है। ओके, श्रीलंका के साथ भारत के अस्थायी और शाश्वत संबंध इस सिद्धांत के साक्षी हैं। दोनों देश के संबंध भू राजनीतिक एवं आर्थिक परिधि से परे, मतलब सिर्फ हमारा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमी में नहीं है, हमारा कल्चरल रिलेशन बहुत ही समृद्ध है श्रीलंका के साथ में। ओके, देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि हमारा जो है सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व ऐतिहासिक कड़ियों से जुड़े हुए हैं। दीपवंश महावंश आपने नाम सुना होगा, ये श्रीलंका के इतिहास की बुक है जो सम्राट अशोक के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देता है। इस अटूट संबंध की जड़ें रामायण काल से जुड़ी है। राम सेतु इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। राम सेतु उस काल से जुड़े आख्यान दोनों देशों की सामूहिक चेतना में समाये हुए हैं। इन्हें द्विपक्षीय स्तर पर लंबे समय से चले आ रहे विश्वास, मैत्री और परस्पर सहायता प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह केवल किसी पौराणिक महागाथा का हिस्सा ही नहीं बल्कि दोनों देशों के साझा इतिहास और सांस्कृतिक मूल्य को भी संपुष्ट करता है। अगला क्या लिखा है इन्होंने? अगला लिखा है कि इस सांस्कृतिक संबंध के साथ संकट के समय भारत की निरंतर सहायता श्रीलंका के उसके लिए विश्वसनीय पड़ोसी एवं साझेदार के दर्जे को ही दोहराती है।
देखिए, भारत ने श्रीलंका को ऐसे समय मदद किया जब सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे। आर्थिक संकट उसके घर में घुस गया था और अभी भी है, और लोग भी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घरों में घुस गए, आग लगा दी, बहुत सारे तोड़ फोड़, मतलब पूरी उथल पुथल का माहौल हो गया। अगर सही समय पर नहीं संभलता तो श्रीलंका लंबे गृह युद्ध में फिर से फंस जाता। पहले भी वहाँ पर गृह युद्ध हुए हैं और इन सभी से बच गया वो। अगला क्या है कि गत सप्ताह श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का भारत दौरा इन द्विपक्षीय देश के भारत के घनिष्ठ संबंध को प्रमाण रहा है। इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने आर्थिक एवं ऊर्जा के स्तर पर अपने सहयोग को नए स्तर पर ले जाने के साथ ही कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव को लेकर अपना साझा दृष्टिकोण भी सामने रखा है। कौन कौन सा क्षेत्र रहा? तो आर्थिक, एनर्जी और कनेक्टिविटी, ये हमारे मुख्य बिंदु रहे इस बार के। ओके, अगला क्या? श्रीलंका का आर्थिक संकट की स्थिति में भारत ने आगे बढ़कर मदद मुहैया कराई है। कई आवश्यक वस्तुओं के साथ ही मौद्रिक समर्थन में भी श्रीलंका को उपलब्ध करवाया है। हमने पैसा भी मुहैया करवाया, मदद भी मुहैया करवाया, खाद वगैरह भी दिए, उर्वरक वगैरह, खाने पीने सब कुछ हमने दिया, तेल भी दिया हमने श्रीलंका को। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन के लिए जापान और पेरिस क्लब के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर जो एक साझा प्लेटफॉर्म बनाया गया, भारत उसका भी हिस्सा है। भारत ने $1.9 अरब के बकाया कर्ज के साथ श्रीलंका के लिए प्रमुख ऋणदाता भी बना हुआ है। भारत ने बहुत सारा पैसा भी दिया है श्रीलंका को कि भाई ये लो और सही से घर चलाओ, है ना। परस्पर सौहार्द की इस भावना इस दौर में एक नए स्तर पर जाकर फलीभूत हुई जब भारत ने श्रीलंका अपने निवेश को और भी बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को रुपए में करने, संभावनाओं को भुनाने और ऊर्जा व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए पावर ट्रांसमिशन ग्रिड को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हम बोल रहे हैं कि हम आपको एनर्जी के जो हमारा है ना ट्रांसमिशन लाइन, उससे भी हम आपको जोड़ देंगे। जब एक बार कनेक्टिविटी हो जाएगी, सड़क से हम जुड़ जाएंगे, तो हम तो एनर्जी वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। श्रीलंका तो भारत के एक छोटे वाले राज्य से भी छोटा है ना। अक्षय ऊर्जा और कनेक्टिविटी बढ़ाने से जुड़े समझौते ने इस दौरे को और सफलता प्रदान की है। ये महज कागजी समझौता न होकर दोनों देशों के प्रगाढ़ द्विपक्षीय रिश्तों के जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान भी उल्लेखनीय है कि हमने तय किया है कि आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर शीघ्र ही बातचीत शुरू की जाएगी। ये किसने बोला है? मोदी जी ने बोला है। ओके, इससे दोनों देशों के लिए व्यापार और आर्थिक सहयोग की नई संभावनाएं खुलेंगी। हम भारत और श्रीलंका के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। व्यापार और लोगों का आवागमन बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के नागपट्टनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच यात्री फेरी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में कौन सा? नागपट्टनम जगह, और श्रीलंका के कांकई संतुरई। ये कौन से है? तो ये जल मार्ग के थ्रू फेरी सेवा, मतलब छोटे छोटे जहाज़ों पर लोगों को जो भर कर ले जाया जाता है उसी को फेरी सेवा कहा है। ज़्यादा दूर भी नहीं है श्रीलंका तो अपने भारत से, तो इसको भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये आपका पीटी फैक्ट हो गया। श्रीलंका चर्चा में रहता है तो श्रीलंकाई राष्ट्रपति का यह दौरा कूटनीतिक स्तर महज एक और पड़ाव या औपचारिक भर नहीं था। ये बाकी दौरों जैसा नहीं था। ये दौरा उस संकट के बाद का दौरा है जिसमें हमने उनको वो मदद किया है जो बाकी कोई देश नहीं कर पाया था। यह दौरा भारत और श्रीलंका के बीच कूटनीतिक रिश्तों के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हुआ है। इस दौरान भारत के पड़ोसी प्रथम वाले व्यापक क्षेत्र, नाइबरहुड फर्स्ट की जो हमारी नीति है, व्यापक क्षेत्र और SGAR सागर जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर भूमिका को रेखांकित किया गया है। विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी संवाद हुआ। उसमें साझा हितों और क्षेत्रीय स्तर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के संवाद में साझा मूल्यों, परस्पर विकास और क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की सामूहिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भी हुई है। आर्थिक परिदृश्य इस यात्रा के प्रमुख पहलुओं में से एक था। पिछले साल विदेशी मुद्रा संकट के बाद से ही श्रीलंका आर्थिक कठिनाइयों में फंसा हुआ है। भारत ने आरंभ से ही उसे तत्काल मदद पहुंचाई है। ईंधन, दवाओं और कई आवश्यक वस्तुओं की भारत से तत्काल आपूर्ति और त्वरित कर्ज ने श्रीलंका को मिली तत्काल राहत ने इस पड़ोसी देश में भारत के प्रति भावनाओं को भी बेहतर बनाया है। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में भारत के प्रति भावनाएं अच्छी हैं। जैसे भले ही अफ़गानिस्तान में तालिबान ने शासन किया हो, लेकिन अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा और किसी भी देश से ज़्यादा भारतीय लोगों को पसंद करते हैं। और यहाँ के कल्चर, मूवी, यहाँ के नेता, यहाँ के मतलब इस देश में विश्वास करते हैं। ये आपने देखा होगा। उसी प्रकार श्रीलंका में भी भले श्रीलंका की सरकार जो है वो चीन को लेकर पॉलिसी बनाए, लेकिन श्रीलंका के जो लोग हैं वो हमेशा भारत को पहली प्राथमिकता देते हैं। यही हाल मालदीव में भी है। वहाँ पर चीन पैसा दे के कुछ प्रदर्शन भी करवाता है भारत के खिलाफ से, इंडिया गो बैक वगैरह का, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों में हमें लेकर भावनाएं काफ़ी अच्छी हैं। ओके, इसी का प्रमाण है कि दोनों देशों के डॉलर के बजाय रुपये में व्यापार बढ़ाने की गंभीरता से संभावनाएं तलाश रहे हैं कि ऐसा किया जाए कि इंडियन करेंसी में ही हम व्यापार क्यों ना करें, जिससे क्या होगा, हमारा डॉलर को लेकर जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता रहता है वो सब थोड़ा सा सही हो जाएगा। अगला क्या बोला है इन्होंने
कि देखिए यहाँ पर लिखा आर्थिक संबंधों के विस्तार है। भारतीय एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, भारत का जो एनपीसीआई है जो यूपीआई वगैरह को मैनेज करती है, रुपे कार्ड वगैरह को मैनेज करती है, और लंका पे क्या है, जैसे अपने यहाँ फ़ोन पे भीम यूपीआई है, भीम यूपीआई भारत सरकार का, उसी प्रकार से लंका पे है वहाँ पर। ओके, लंका पे के बीच समझौता के बाद अगले 2 से 3 महीनों के दौरान श्रीलंका में यूपीआई का चलन शुरू हो जाएगा। यूपीआई जो है भारत सरकार इसको पूरी दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रही है। यूपीआई का श्रीलंका में भी शुरू किया गया। यूपीआई दुनिया का सबसे अच्छा पेमेंट एप्लीकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना जल्दी पेमेंट अमेरिका की जो कुछ प्रौद्योगिकी कंपनी है, पेपल वगैरह सब है, जो एलन मस्क वगैरह का था, वो सब भी नहीं कर पाती है ढंग से, जितना तेज़ यूपीआई का होता है और सिक्योर ट्रांजैक्शन होता है। तो इसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों देश संवाद, परस्पर विश्वास, इन सब चीज़ों की बात करें। ये निष्कर्ष इन्होंने लिखा है। तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि भारत और श्रीलंका के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, क्यों इस पर चर्चा की जा रही है इतनी ज़्यादा, और किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। 3 कौन कौन से क्षेत्र थे, फेरी सेवा कहाँ शुरू किया गया, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब लोग बिहार स्पेशल को पढ़ लेते हैं। अगला जो न्यूज़ है बिहार स्पेशल क्या है, मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है 6 अप्रैल 2023 को। इस डेट को ध्यान रखेंगे, 6 अप्रैल 2023 को। बिहार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पेंड्रिक ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है, जो 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। कहाँ पर किया है, तो मोतीपुर मुजफ्फरपुर में ग्रीनफील्ड के लिए इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि मोतीपुर में नए इथेनॉल प्लांट के तहत 1300 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 300 प्रत्यक्ष रूप से, 1000 अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। विदित है कि 1 वर्ष के अंदर यह दूसरा इथेनॉल प्लांट है जिसका उद्घाटन हुआ है। उद्योग विभाग की ओर से बताया कि बिहार का भारत का अनाज आधारित इथेनॉल हब बनाने की राह पर है। अनाज से जो इथेनॉल बनता है, जैसे चावल वगैरह का यूज किया जाता है, निकट भविष्य में उत्तर बिहार की अहम भूमिका होगी इसमें। सरकार की इथेनॉल नीति के तहत बिहार में कई और ग्रीनफील्ड प्लांट पूरा होने करीब है। इसमें मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 3, बेगूसराय में 1, बक्सर में 1 इथेनॉल प्लांट जून 2023 तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। विभागीय आंकड़े के अनुसार मोतीपुर स्थित इथेनॉल प्लांट से प्रतिवर्ष 10 करोड़ लीटर का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पूरे प्लांट में 320 KLPD किलो लीटर पर डे की संयुक्त क्षमता की मशीनों को लगाया गया है। एक साथ 4 इथेनॉल प्लांट शुरू होने के बाद यह आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद है। इस प्लांट के लगने से रोजगार के साथ किसानों को भी इससे काफ़ी लाभ होगा। इथेनॉल प्लांट में हर दिन सैकड़ों टन में मक्का या टूटे हुए चावल आते हैं और उनसे क्या होता है, इथेनॉल वगैरह बनाए जाते हैं। तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने 6 अप्रैल 2023 को किया था। और आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताइए कमेंट करके, एक कमेंट मायने रखता है। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए।